टीम प्रबंधन के अनुरोध पर चौथे टेस्ट के लिए तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को भारतीय टीम में शामिल किया। आतंकी संगठन अलकायदा ने तालिबान को बधाई दी है। अमेरिका की वापसी के बाद अलकायदा ने एक संदेश जारी किया जिसमें उसने कश्मीर की आजादी की भी बात की। अलकायदा ने कश्मीर का भी जिक्र किया। अफगानिस्तान में पश्चिमी ताकतों की मदद करने वालों के घरों के दरवाजे पर तालिबानी अदालत। अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वह अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पालक की खेती करके कमाएं कम समय में अच्छा मुनाफा। कृषि वानिकी है आज के समय की आवश्यकता। पत्तेदार सब्जियों में पालक की बात करें तो इसकी बाजार में मांग वर्ष भर रहती है, जिससे प्रदेश के किसान भाई बहुत कम दिनों में पालक की खेती से अच्छी आमदनी अर्जित कर लेते हैं। इसी लाभ को ध्यान में रखते हुए जो किसान पालक की खेती करना चाहते हैं, वे उसकी अधिक उपज देने वाली किस्मों का चयन कर बुआई कैसे करें, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। खेती कर सकते हैं। बीज की मात्रा, पालक की खेती हेतु लगभग 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है, जबकि छिड़काव विधि 40 से 45 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बुआई से पहले बीज को बाविस्टीन या कैप्टॉन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर से उपचारित करें। बुआई का समय और विधि, इसके लिए लाइनों से लाइनों की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 7 से 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। खाद एवं उर्वरक, गोबर की सड़ी हुई खाद 20 टन प्रति हेक्टेयर तथा 8 टन वर्मी कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। खाद की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय खेत में समान रूप से मिट्टी में मिला देना चाहिए। इसके अलावा 60 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। नेत्रजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय खेत में मिट्टी में मिलाएं और नेत्रजन की शेष मात्रा को 3 भागों में बांटकर प्रत्येक कटाई के बाद फसल में छिड़काव करें। इससे पत्तियों की बढ़वार अच्छी होती है। सिंचाई प्रबंधन, पालक बीज के अंकुरण के लिए नमी अत्यंत आवश्यक है। नमी की कमी महसूस होने पर खेत की जुताई से पूर्व सिंचाई अवश्य करें। बीज अंकुरण के बाद गर्म मौसम में हर सप्ताह सिंचाई की आवश्यकता होती है और शरद मौसम में 10 से 12 दिन पर सिंचाई करते रहना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण, बुआई के 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई करनी चाहिए। बाकी खरपतवार के अनुसार करनी चाहिए। रोग एवं कीट रोकथाम, साधारणतया इसकी फसल में रोगों का प्रभाव नहीं होता है। यदि होता है तो बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। रोकथाम के लिए 0.2% ब्लाइट टॉक्स 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हर 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव करना चाहिए।
पालक में माहू, बीटल और कैटरपिलर कीट फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए 1 लीटर मेलाथियान को 700 से 800 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। फसल कटाई लगभग 20 से 25 दिन बाद पालक की पहली कटाई कर सकते हैं। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर 6 से 7 कटाई कर सकते हैं। पालक की खेती से लगभग 100 से 125 क्विंटल हरी पालक प्रति हेक्टेयर प्राप्त की जा सकती है। पालक की खेती यदि बीज उत्पादन के लिए की जा रही है तब 10 से 17 क्विंटल बीज प्रति हेक्टेयर उपज मिलती है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। जो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है उसको नाटक नौटंकी बताया है। क्या नाटकीयता दिखी है आपको इसमें? महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? ए केंद्र, ब राज्य, से दोनों? सवाल जरूरी है की भी बात की, अलकायदा ने कश्मीर का भी जिक्र किया। अफगानिस्तान में पश्चिमी ताकतों की मदद करने वालों के घरों के दरवाजे पर तालिबानी अदालत में हाजिर होने के फरमान चिपकाए जा रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि या तो समर्पण कर दो या मारे जाओ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कश्मीर दौरे पर हैं। उन्होंने गुलमर्ग में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। इस दौरान बिरला ने कहा कि हर चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे। बेंगलुरु में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महंगाई से जनता त्रस्त है और सरकार संपत्ति बेचने में मस्त है। सरकार काम नहीं, सिर्फ मार्केटिंग कर रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं। देश में प्राचीन काल से ही कृषि में फसलों और पशुओं के साथ वृक्षों को सम्मिलित किया जाता है और आज के आधुनिक युग में भी आप कृषि वानिकी करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इस प्रणाली से लकड़ी, हरा चारा, अन्न, मौसमी फलों को आसानी से उगाया जा सकता है। तो आप कृषि वानिकी को कैसे अपनाएं, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर के.एस. पंत। जिस खेत में हम खड़े हैं इस पद्धति को एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। एक खेती करने का ये टिकाऊ प्रबंधन है जिसमें मुख्यतः 3 घटक का जो है समावेश किया जाता है। ये घटक कौन कौन से हैं? जैसे पेड़ पौधे, फसलें और पशुपालन। इनको हम एक ज़मीन के एक हिस्से पे लगाएंगे और किसान इससे अपनी बहुआयामी मल्टीपर्पज़ जो उसकी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करता है। अपने राज्य में किसानों की जोत कम होती जा रही है। इसके साथ ही पानी की कमी या फिर अतिवृष्टि, ओलावृष्टि के चलते किसानों की फसलें नष्ट हो जाती हैं। तो ऐसे में किसानों को चाहिए कि वे कृषि वानिकी को अपनाएं। कृषि वानिकी को अपनाने से न केवल इन सभी समस्याओं से बच सकते हैं बल्कि किसानों को लगातार किसी न किसी फसल से आय भी मिलती रहती है। दूसरा फायदा क्या है कि जो हमारे प्राकृतिक वन है, नेचुरल फॉरेस्ट है, उससे हम लकड़ी लेते थे, चारा लेते थे, ईंधन लेते थे और इमारती लकड़ी। लेकिन जब हम एग्रो फॉरेस्ट्री को अडॉप्ट करते हैं तो इन सारी चीज़ों को अपने ही फार्म से हम कलेक्ट कर सकते हैं और जो हमारा प्राकृतिक वन है, जो नेचुरल फॉरेस्ट है, उसके ऊपर आम आदमी का प्रेशर कम होगा, वो कंजर्व होंगे और लॉन्गर टाइम तक जो है हमारा वातावरण शुद्ध रहेगा। तीसरा फायदा क्या है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये रोजगार की उत्पत्ति भी करती है कृषि वानिकी। इसी तरह जो हमारा वाटर कंजर्वेशन की बात करें, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की बात करें तो कृषि वानिकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा इसका महत्व होगा। कृषि वानिकी से उत्पादन संसाधन के साथ साथ मृदा के गुणों में भी सुधार होता है। कृषि वानिकी में पौधों और दलहनी फसलों की जैविक क्रियाओं से नत्रजन स्थिरीकरण होता है और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि होती है।
पौधों और फसलों को साथ साथ उगाने से एक दूसरे को उर्वरक तत्वों की पूर्ति में सहायता मिलती है। मृदा संरचना में सुधार होता है, जो कि फसल उत्पादन के लिए अति आवश्यक है। अब जैसे किसान कृषि वानिकी से अपनी बहुआयामी जरूरतों को पूरा करता है, तो जहां हम खड़े हैं, एक हमने एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम बनाया है। इसका एक घटक है द्रेक, मिलिया अजेड्रेक्स जिसको बोलते हैं, और इस बीच में जो हमने क्रॉपिंग की है वो मूली की क्रॉपिंग की है। और एक चयन करते वक्त किसान और बागबानों को एक ध्यान रखना है कि हमें कृषि वानिकी में उन पौधों का ही चयन करना है जो शॉर्ट रोटेशन हो, जिनका थोड़े टाइम में 7-8 साल में जो हमें लकड़ी दे सके, टिम्बर मिल सके, और साथ साथ में जो है दूसरे प्रोडक्ट भी उनसे मिल सकें। तो जैसे ये मिलिया अजेड्रेक्स, जैसे मैंने आपको कहा कि द्रेक का पौधा जो है इसको लगाया है, इसकी लाइफ स्पैन जो है 10-12 साल तक, 15 साल तक के हम इसको हार्वेस्ट कर देते हैं, 9 साल में भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या हुआ कि ट्री कंपोनेंट जो है वो सॉइल को एनरिच कर रहा है, सॉइल में उसका न्यूट्रिएंट जा रहा है, लीफ फॉल हो रहा है, लीफ शेडिंग हो रही है, लीटर डिकम्पोज हो रहा है, तो उससे भी सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, इसलिए सॉइल को भी ये इम्प्रूव करता है। इस सिस्टम में हमने क्या किया है कि इसको रो टू रो हमने 3 या 4 रो इसकी बनाई है। जो मिलिया लगाया है उसमें 2 दूरी रखी है, एक 5 मीटर की दूरी है, एक 4 मीटर की दूरी है, और एक रो से सेकंड रो के बीच में जो है 8 मीटर का फासला है। इसमें हमने 1 मीटर का जो है वो उसकी बिर्थ रखी है, जो जिसमें हमने प्लांटिंग की है कि इसकी जड़ें जो है 1 मीटर की ही पेरिफेरी में स्प्रेड करें, ताकि इस और न्यूट्रिएंट जो है ये ज़मीन नीचे से ले, और जो हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप होती है वो 15 सेंटीमीटर तक उनकी जड़ें जो है वो जाती है, इससे नीचे नहीं जाती। तो जो कंपटीशन होता था न्यूट्रिएंट के लिए या मॉइस्चर के लिए थ्रू रूट्स, वो भी हमने इसको चेक किया है। कई बार शेड आती है और शेड से जो हमारी रिडक्शन हो जाती है, क्रॉप प्रोडक्शन जो है कम होती है। आप देख रहे हैं इस कंपोनेंट को, ट्री कंपोनेंट को हमने वर्टिकली मैनेज किया है। तो इस सिस्टम से जो है फार्मर जो है अपनी बहुआयामी जरूरतों को पूरा कर रहा है। कृषि वानिकी को अपनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप वृक्षों और फसलों का चयन वहाँ की जलवायु, मिट्टी और अपने संसाधनों के अनुसार करें, ताकि इनको लगाने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आए और ये अच्छी तरह से पनप सके, जिससे आने वाले समय में आपको अच्छी आय मिल सके। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। जो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है उसको नाटक नौटंकी बताया है। क्या वहीं दूसरी ओर 1 घंटे की झमाझम बरसात ने शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। भारतीय क्रिकेट टीम ने 2 सितंबर से 2 ओवल में खेले जाने वाले चौथे टेस्ट के लिए टीम में कुछ बदलाव किए। लीड्स में हार के बाद चयन समिति ने टीम प्रबंधन के अनुरोध पर चौथे टेस्ट के लिए तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को भारतीय टीम में शामिल किया। आतंकी संगठन अलकायदा ने तालिबान को बधाई दी है। अमेरिका की वापसी के बाद अलकायदा ने एक संदेश जारी किया जिसमें उसने कश्मीर की आज़ादी की भी बात की। अलकायदा ने कश्मीर का भी जिक्र किया है। अफगानिस्तान में पश्चिमी ताकतों की मदद करने वालों के घरों के दरवाजे पर तालिबानी अदालत में हाजिर होने के फरमान चिपकाए जा रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि या तो समर्पण कर दो या मारे जाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी आपकी खेती बाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग जोधपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आगामी 3 दिनों में
आसमान में बादल छाए रहने के साथ वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। खरीफ फसलों में सफेद लट के नियंत्रण के लिए वर्षा से पहले इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का उपयोग 80 किलोग्राम मिट्टी में मिलाकर भुरकाव करें। नए लगाए गए फलों के पौधों और सब्जियों के खेतों में मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखें। समय से बोई गई बाजरा की फसल को अरगट रोग से बचाने के लिए सिट्टे निकलने की अवस्था पर जिनेब 2.5 किलोग्राम या मैंकोजेब 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 3-3 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव करें। बीटी कपास में तंबाकू की लट को नियंत्रित करने के लिए थायोडिकार्ब 75 SP की 175 ग्राम मात्रा या क्यूनाल्फास 20 EC 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। तिल की फसल में पत्ती भक्षक कीट के नियंत्रण के लिए क्यूनाल्फास 25 EC की 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। मूंगफली की फसल में पीलिया रोग की रोकथाम के लिए 0.5% फेरस सल्फेट का घोल बनाकर छिड़काव करें। ग्वार की फसल में सफेद मक्खी और हरा तेला का प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण करने के लिए ट्राइजोफास 40 EC दवा की 1.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है, गांव अलोदा, जिला झालावाड़ के चंद्रजीत वर्मा ने आपने सोयाबीन की फसलों में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सोयाबीन की खेती में होने वाली अन्य क्रियाओं के बारे में, क्योंकि अब इसमें खरपतवार तेज़ी से बढ़ रहे होंगे। खरपतवार, आप जानते हैं कि खरपतवार हमारी फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, पोषक तत्व ज़मीन से चूस लेते हैं, पानी चूस लेते हैं, हवा जो आती है वो सही तरीके से क्रॉस नहीं करती है, उसमें से हमारी फसलों को दबा देते हैं, हमारी फसलें कमज़ोर हो जाती हैं और इनका नियंत्रण बहुत ही ज़रूरी है। यांत्रिक नियंत्रण विधि से, जैसे हाथ से लाइन से अगर आप बोई किए हैं तो उसको हो चला सकते हैं या डोरा चला सकते हैं, इस तरह से उसको निदाई गुड़ाई करके नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, सोयाबीन में जल प्रबंधन की बात करें तो इसमें जल का भराव पौधे के लिए बहुत घातक होता है। जल निकास की व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिए। जो जल की नाली है जिससे पानी निकलता है, तो वो जल निकास को देख लेना चाहिए और फसलों में पानी की कमी भी नहीं होनी चाहिए। इसकी क्रांतिक अवस्थाएं हैं, उन क्रांतिक अवस्थाओं में तो बिल्कुल पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अंतिम सिंचाई जो है, दूध की अवस्था को ध्यान में रखते हुए, अगर दुग्धावस्था में और पानी नहीं है, मॉइस्चर नहीं है खेत में, तो अंतिम सिंचाई दुग्धावस्था में करके उसके बाद फिर सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है और फिर फसलें अच्छी हो जाती हैं। किसान भाइयों, यदि आपको ऐसा लगता है कि फसल हमारी कमज़ोर दिख रही है कुछ, तो हमें 19-19-19 जो घुलनशील उर्वरक है NPK 5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसका छिड़काव कर देते हैं तो हमारी फसल मजबूत हो जाती है। इसके अलावा फलियां बनते समय यदि हम 0050 का घोल छिड़क देते हैं तो इससे हमारी फलियां जो है काफ़ी मजबूत हो जाती हैं, दाने चमकीले हो जाते हैं और फलियों में जो दाने का भराव है वो कभी कभार कमज़ोर रह जाता है, वो भराव अच्छा हो जाता है। किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल में रोग और कीटों द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप रोग और कीटों की पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। हम यदि फसल सुरक्षा की बात करें तो सबसे जो घातक बीमारी लगती है वो एक विषाणु जनित रोग है जिसे हम कहते हैं सोयाबीन का पीला मोज़ेक।
पीला मोज़ैक आप देखेंगे खेत में तो पत्तियां पीली पीली हो जाती हैं, उसकी नसें पीली पीली हो जाती हैं। उसको पीला मोज़ैक को फैलाने के लिए जो सबसे बड़ा वेक्टर है, जो उसमें कीट है, वो है सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी कीट जो है रस चूसता है और जो बीमार पौधा है, जहाँ पर ये रोगाणु है, जहाँ पर विषाणु है, उस विषाणु को चूस लेता है और दूसरे पौधे पर जाकर उसकी पत्ती पर रस चूसता है। इस तरह से वो दूसरी पत्ती को इन्फेक्शन पहुंचा देता है, दूसरी पत्ती में रोग पहुंचा देता है और दूसरी पत्ती भी प्रभावित हो जाती है। पीले मोज़ैक के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों, जहाँ जहाँ पीला रोग दिखे उसको पौधे को उखाड़ लें, उखाड़ के ज़मीन में उसको गाड़ देना चाहिए। किसान भाइयों, इस कीट को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा है, वो 0.5 ml दवा प्रति लीटर के हिसाब से अगर आप छिड़काव कर देंगे तो आपका जो सफ़ेद मक्खी कीट है नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इससे ये नियंत्रित हो जाएगा। इसके अलावा जो गर्डल बीटल है, ये बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है। गर्डल बीटल जिस खेत में लगता है, अगर आप उसको थोड़ा सा धूप हो जाने के बाद आप जाएंगे, देखेंगे जगह जगह पत्तियाँ उसकी लटक जाती हैं, वो मुरझा जाती हैं पत्तियाँ। वो क्या करता है कीट, पत्ती के जहाँ से निकलती है या उसके तने में वो रिंग बना देता है, चारों तरफ से उसका जो एक रिंग कर देता है, तो उससे उसका जो भोज्य पदार्थ है वो आदान प्रदान नहीं होता है, जिससे पत्तियाँ मुरझाई हुई थी। तो आपको उसका सबसे पहचानने का सबसे सही तरीका है, पत्तियाँ अगर मुरझाई हुई दिख रही हैं तो इसका मतलब खेत में गर्डल बीटल लगा हुआ है। इनके नियंत्रण करने के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट नाम की दवा जो है, इसको 450 ml दवा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर हम छिड़काव करते हैं 500 लीटर पानी में, तो जितने प्रकार के भी कीट हैं सारे कीट जो है नियंत्रित हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर आपकी फसल अच्छी होगी और आपको जो है एक अच्छा लाभ मिलेगा। इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव जसोटी, जिला भरतपुर के संजीव कुमार ने। आपने पशुओं को गलघोंटू बीमारी से बचाने के उपायों के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज आपको बारिश के मौसम में होने वाली जो एक मुख्य और ख़तरनाक बीमारी है उसके बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, मानसून का समय चल रहा है। इस मौसम में जीवाणु जनित रोगों के लिए बहुत ही फेवरेबल है। इस समय में जीवाणु बहुत ही तेज़ गति से बढ़ते हैं और जानवरों में बीमारी फैलाते हैं। जीवाणु जनित बीमारियों में से एक बहुत ख़तरनाक बीमारी गलघोंटू है। यह बीमारी मुख्यतः भैंसों और गायों को प्रभावित करती है और भैंसों में गायों की तुलना में 3 गुना इसका प्रभाव देखा गया है। गलघोंटू बीमारी एक प्रकार के जीवाणु जिसका नाम है पास्चुरेला मल्टोसिडा, इसके द्वारा जानवरों में होती है। इस बीमारी के जो मुख्य लक्षण हैं वो है गले में सूजन आना, तेज़ बुखार आना। बुखार बहुत तेज़ होता है इस बीमारी में, मुख से लार निकलना, नाक से भी स्राव निकलना, आंखें लाल हो जाती हैं और एनिमल जो है खाना खाना बंद कर देता है। और जब ये जानवर सांस लेता है तो आवाज़ जो आती है, घुर घुर की एक आवाज़ आती है, जिससे भी हम उससे और गले में सूजन के कारण हम उससे पहचान सकते हैं कि हाँ ये बीमारी जो है वो गलघोंटू है। ये बीमारी जो है 15 से 18 घंटे में जो है ये इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि जानवर के मरने के 90% चांस होते हैं। तो जैसे ही आपको गले में सूजन या इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, आपको तुरंत ही नज़दीकी पशु चिकित्सालय जाना है और अपने पशु चिकित्सक से सलाह लेके इसका उपचार करना है। वैसे तो इसके बीमारी के हो जाने के बाद दवाइयाँ जैसे सल्फाडिमिडीन हैं वो पहले प्रचलित थी, लेकिन आजकल जो है सेप्टियोफर सोडियम और ऐसी दवाइयाँ और नई दवाइयाँ हैं जो ज़्यादा प्रभावी हैं, वो उपयुक्त हैं। तो ऐसी दशा में आपको अपने पशु चिकित्सक से ज़रूर सलाह लेनी है और तुरंत ही जानवर को पशु चिकित्सालय ले जाना है।
किसान भाइयों, यदि आपका पशु गलघोंटू या खुरका रोग से ग्रसित हो गया है तो इस रोग को अन्य पशुओं में फैलने से कैसे रोकें तथा ये रोग आपके पशुओं में आए ही नहीं, इसके लिए टीकाकरण कैसे कराएं, आइए जान लेते हैं। और ये बीमारी जो है अति संक्रामक है, एक जानवर से दूसरे जानवर को बहुत जल्दी फैलती है, चारे के द्वारा, पानी के द्वारा, क्योंकि जो स्राव मुंह से, लार जो मुंह से निकल रही है, जो स्राव नाक से निकल रहा है, ये हवा के द्वारा, और पानी अगर एक ही बाल्टी में पानी आप दे रहे हैं, एक ही पानी का वो है स्रोत है, उस पानी से एक जानवर को दूसरे जानवर को बहुत ही जल्दी हो सकती है। इसीलिए आपको अगर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, आपको उस जानवर को तुरंत ही आवाज़ से अलग कर देना है, क्योंकि ये दूसरे जानवरों को इतनी जल्दी फैलता है कि आपको समझने का मौका ही नहीं मिलेगा। आपको जो है, अगर ऐसा लग भी रहा है कि वो जगह है उसमें कुछ लार गिर गई है, तो आपको उस जगह को भी बहुत अच्छे से साफ़ कर देना है, लाल पानी से साफ़ करना है, वहाँ पर तुरंत सफाई करनी है, ताकि हाँ, मल मूत्र से लेके आपको लार और उसे खाने पीने का सारा जो जितना भी चारा है वो अलग कर देना है, और जानवर को आपको अलग से आवास में रखना पड़ेगा। और आपको जो है इसके बाद उस जानवर का इलाज कराना है, और जब वो जानवर ठीक हो जाए और उसके कुछ दिनों बाद ही उसको समूह में इकट्ठा करें। और अगर वो जानवर मर जाता है तो भी उसको अलग ही दफनाना चाहिए, मिट्टी के अंदर दफनाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद भी इस बीमारी का फैलने के चांसेस रहते हैं। अब अगर भाइयों, सबसे अच्छी बात तो ये है किसान भाइयों की ये बीमारी हो ही ना, तो इसका बीमारी को रोकने के लिए एक टीकाकरण जो है वो कराया जाता है जानवरों में। यह टीकाकरण मानसून के पहले, मतलब मई के आखिरी सप्ताह या जून के पहले सप्ताह में आपको अपने पशु का टीकाकरण कराना है, जिसका नाम होता है HS वैक्सीन के नाम से आता है। और आपको अपने नज़दीक पशु चिकित्सालय में जाकर अपने पशु का टीकाकरण बारिश के होने के पहले ज़रूर कराएं। बीमारी फैलने से पहले ही अगर उसको रोक लिया जाए तो जानवर का जो आपका लॉस है, आपका जो नुकसान है, उसकी दूध की उत्पादकता है, इन सब चीज़ों में कमी नहीं होगी और आप इतनी परेशानियों से बच जाएंगे। तो जो मैंने आपको आज बातें बताई हैं, इन बातों को ध्यान से स्मरण करते हुए अपने पशु चिकित्सालय में जाके उपचार जरूर कराना है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। जो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है उसको नाटक नौटंकी। छात्रों ने कई विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी कर हंगामा किया और नारेबाजी की। छात्रों ने महाविद्यालय के कई दफ्तरों के ताले जड़ दिए।